नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, बिहार में महिलाओं के लिए चुनावी साल में नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। रोजगार के लिए 10,000 रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने योजना से संबंधित वाहनों को हरी झंडी दिखाया और रवाना किया। तो इस योजना के तहत देखिए, रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद इसका आकलन किया जाएगा। कामों का संतोषजनक अगर काम रहा तो उसके बाद कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की और मदद की जाएगी। तो आज से ही योजना के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आज से 12 सितंबर तक आवेदन लिए जाने की तारीख है और जो भी महिला खुद का रोजगार करना चाहती हैं वो ले सकती हैं आर्थिक मदद। सरकार के द्वारा यह ऐलान किया गया है। आज से ही आवेदन भी लिए जा रहे हैं और आज से 12 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद पहले तो आपको पहली किश्त में 10,000 रुपए मिलेंगे, फिर आकलन किया जाएगा आपके काम का। उसके बाद आपको 2 लाख से और सहायता दी जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के तहत ये योजना चलेगी। नगर एवं आवास विभाग की भी मदद ली जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, कौन कौन से लोग इसके योग्य होंगे। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, विस्तार से बताया है। जरा हमारे महिला हैं बिहार की, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। कैसे उन्हें अप्लाई करना होगा, कौन से फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा, जरा बताएं। देखिए, राज्य में अब तक 11 लाख स्वयं सहायता समूह बना हुआ है। 1,40,00,000 परिवार अभी तक जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2,01,000 परिवार को सतत जीविकोपार्जन में जोड़ करके उनको हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाया है। 2-2 लाख रुपया उनको दे करके उनको रोजगार खड़ा किया है। और जब महिला रोजगार योजना बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आज उसको लॉन्च किया है, आज आरंभ किया है उन्होंने, तो एक फॉर्मेट भी जारी की गई है कि जीविका की दीदी जो पहले से बनी हुई है उनको एक फॉर्म भरना है। जो 4 पन्ने का फॉर्म है वो रोजगार के लिए उनको फॉर्म भरना है। और 4 पन्ने का ये है हमारा, ये 4 पन्ने का है। ये 4 पन्ने में पूरी जानकारी वो देंगे और किस तरह का रोजगार करना चाहती है वो खुद तय करेंगी कि वो रोजगार हम कौन चुन रहे हैं। और उसके बाद उनके खाते में तो पहले 10-10 हजार रुपया चला जाएगा इसी महीने में। इनको अगर जमा करने में कुछ विलम्ब भी होगा और फॉर्म जब आ जाएगा, जमा होकर आ जाएगा, तो उनको हम समीक्षा करके उनके खाते में 2-2 लाख रुपया अतिरिक्त और डालेंगे। अच्छा, जरा सा सर ये बता दीजिए कि जिन महिलाओं को ये आवेदन देना होगा, क्राइटेरिया क्या क्या सरकार ने रखा है? क्राइटेरिया तो है कि 18 वर्ष से ऊपर उम्र होना चाहिए, 60 वर्ष से कम उनकी उम्र होनी चाहिए। जिनके परिवार में नौकरी में है उनको इसका लाभ उस महिलाओं को नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स के पेई हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, सबको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो जीविका से अभी तक जुड़े नहीं हैं उनके लिए भी एक फॉर्म जारी किया गया है। वो जीविका से जुड़ जाएंगी तब उनके खाते में भी 10,000 रुपया चला जाएगा और उनको भी ये फॉर्म, जब दूसरा फॉर्म जो रोजगार के लिए जमा करेंगे तब फिर अतिरिक्त राशि 2 लाख रुपया उनके खाते में चला जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति के खाते में इसी महीने में 2-2 लाख रुपया जाएगा। और जो हमने आकलन किया है, हमने समझा है कि लगभग राज्य के 3 करोड़ हम महिलाओं को हम यह राशि 10-10 हजार की राशि भी देंगे और 2-2 लाख रुपया उनको मिलेगा। जो ये 4 जो हमारा फॉर्म है 4 पेज का, उसको भर के जमा करेंगे, उनको 2-2 लाख रुपया अतिरिक्त भी मिलेगा। तो देखिए, हमारे हाथ में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म है ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से। इसमें आपको जो भरना है, अपने बारे में डिक्लेरेशन देना है। मैं अपने पति का नाम या पिता का नाम, उम्र, आप जिस जाति से हैं उसका लिखिए, ग्राम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत, प्रखंड, यानी कि मेरा बैंक खाता, आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, किस कहाँ खाता है उसमें देना जरूरी है। और इसके अलावा इसमें 4 मापदंड दिए गए हैं। 18 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, पति या पत्नी में से किसी को। मैं स्वयं, मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं है, वो भी लिखना होगा। मैं समूह के बैठक में समय देने के, यानी कि आपको जीविका का नियमित सदस्य बनना होगा। और मेरे परिवार के कोई अन्य वयस्क महिला
स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं हैं, ये डिक्लेरेशन आपको देना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये तमाम फॉर्मेट। और उसके बाद जब ये फॉर्म बनेंगे, जब आप जीविका के मेंबर बन जाएंगे, उसके बाद आपको 4 पेज का ये भी फॉर्मेट भरना होगा, जिसमें बहुत सिंपल है कि जीविका महिला संगठन कहाँ क्या है, और प्रखंड कहाँ, जिला कहाँ, और स्वयं सहायता समूह का नाम, और उसका एक पहचान संख्या जो आपको मिलेगा वो दिया जाएगा, जिसको आपको मेंशन कर देना है, और अपना हस्ताक्षर या अंगूठा के निशान जो भी हो देकर 4 पेज का फॉर्मेट जमा कर देना है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विस्तार से बताया। ये उम्मीद है कि आप तक पूरी जानकारी पहुंच गई होगी कि आपको इस सरकार के इस योजना का लाभ कैसे मिलने वाला है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना का बड़ा तोहफा दिया है, जिसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जीविका दीदी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। महिलाएं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रही हैं। महिलाओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से लगातार महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं और अब जो है एक नई योजना जो है महिला रोजगार योजना में 10,000 से 2 लाख रुपए तक महिलाओं को रोजगार के लिए मिलेंगे। पहले 10,000 रुपया दिए जाएंगे और उसमें जो है महिलाओं के द्वारा जो रोजगार किया जाएगा उसको देखने के बाद जो है उन्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा। अच्छा लाए हैं और लेडीज को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जगह पे लेडीज को बहुत ज्यादा दबाया जाता है और मुख्यमंत्री जी ऐसा है जो बहुत आगे ले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री महिला स्वराज योजना बहुत ही अच्छी है। हम लोग बहुत खुश हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। आज फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, आज फॉर्म भर रहे हैं। का बिजनेस का सोच के रखी हैं? गाय पालेंगे, सिलाई मशीन खरीदेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोलेंगे और क्या बोलेंगे। क्या शुरू करेंगे इस 10,000 जो मिलेगा? इससे सिलाई मशीन खरीदेंगे। सिलाई मशीन खरीदेंगे। उसके बाद और पैसा मिलेगा तो और खरीद के और महिला को रोजगार देंगे। क्या नाम हुआ? नीतू देवी। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं में जो है गजब की खुशी है और लगातार जो है महिलाएं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए जो है लगातार काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कदम और बढ़ाया है और महिलाएं जो है इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18, भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान के नारायणपुर गांव में 558 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब उद्घाटन के बाद सीएम नारायणपुर गांव में स्टॉल का जायजा भी लिया है, साथ ही लाभुक और जीविका दीदियों से संवाद किया है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी सहित एनडीए के और भी नेता मंच पर मौजूद रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन की पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर मंथन कर रही हैं। 6 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर घंटों तक मंथन किया, लेकिन बैठक के बाद बड़े नेता सीटों पर अंतिम सहमति आगे होने वाली बैठकों में होने की बात करते हुए नजर आए। सीएम फेस के चेहरे पर भी बैठक में शामिल दलों के बीच में सहमति की कमी दिखी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर 6 सितंबर को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक जरूर हुई, लेकिन इस बैठक में सीट शेयरिंग का मसला हो या सीएम फेस का चेहरा हो, इसको लेकर नेताओं में सहमति नहीं दिखी। एक बार फिर से कांग्रेस के नेता बाहर निकले और जब उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग का जो मसला है क्या आप लोगों ने तय कर लिया, तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चूँकि महागठबंधन में नई एलाइज पार्टियाँ आ गई हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की रालोसपा, तो ऐसे में अब सीट शेयरिंग का मसला जो है वो फिलहाल सुलझा नहीं है, लेकिन पटरी पर है और आने वाले दिनों में तय कर लिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां तक सीएम फेस की बात है तो लगातार कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही विधायक तय करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा। लेकिन उसी बैठक में शामिल होने वाले वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने मीडिया कर्मियों को साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। यानी अभी सीएम फेस पर कॉन्ट्राडिक्शन है और वीआईपी नेता का बयान कुछ अलग है और कांग्रेस नेताओं का बयान कुछ अलग है। अब सीट शेयरिंग का मसला फिलहाल अभी सुलझा नहीं है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कब और कितनी बैठकें होती हैं, तब जाकर महागठबंधन के नेता
सहमति बना पाते हैं कि आखिरकार महागठबंधन में शामिल कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कल की बैठक में हालांकि कोई रूपरेखा तय नहीं थी, लेकिन यह तय किया गया कि जहां जहां जिन पार्टियों की दावेदारी है उसको लेकर वो अपना पुख्ता सबूत और पुख्ता दावा तेजस्वी यादव के सामने रखें। कांग्रेस और वीआईपी की तरफ से जो लिस्ट है वो दी गई है, लेकिन अब अंतिम सहमति जो है वो कब तक बनेगी, किस तरीके से बनेगी, यह बता पाना फिलहाल मुश्किल है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी बैठक शनिवार को तेजस्वी यादव के घर पर हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कई मुद्दों पर बात हुई और इसी दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान आया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। सरकार में नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें कोई ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं। श्रीनगर में अशोक स्तंभ वाली शिलापट को तोड़े जाने पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे कांग्रेस के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस घटना पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है। अभी 2 दिन पहले ही बिहार को लेकर केरल कांग्रेस के एक पोस्ट पर बवाल हुआ था, जिसमें बी से बिहार और बी से बीडी की तुलना की गई थी। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे और केरल से कश्मीर तक कांग्रेस ने बिहार से जुड़े हुए प्रतीक के साथ ऐसा व्यवहार करने का जैसे ठेका ले रखा है। अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके अपमान पर आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुप क्यों हैं? पूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। मैं तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी से, इन दोनों से साफ पूछना चाहता हूं कि देश की पहचान के प्रतीक के ऊपर यह हमला, उस पर आपकी चुप्पी और फिर आपके नेता का उसके प्रति यह बयान, उस पर आपकी चुप्पी बहुत गहरे और गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पूरे देश की राजनीति गरमा दी है। बीजेपी ने इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर है और इंडी गठबंधन पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और उनका आरोप है कि इंडी गठबंधन के नेता लगातार बिहार का अपमान करने में जुटे हैं। चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की मां को अपमानजनक शब्द कहने का मामला हो या केरल कांग्रेस द्वारा ट्वीट किए जाने का मामला हो जिसमें बिहारियों की तुलना बीडी से की गई है, या फिर जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ का अपमान करना। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार बिहार के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं को सबक सिखाएगी। हालांकि जो महागठबंधन के नेता हैं, इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। जो महागठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इस पूरे घटना की जांच करवानी चाहिए क्योंकि यह एक साजिश लगती है और अगर इसकी जांच हो जाती है तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि जो अशोक स्तंभ का अपमान किया गया है उसकी निंदा सभी राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा इस पर जो सियासत शुरू हुई है वह कहां जाकर थमती है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह घटना जम्मू कश्मीर में घटी है वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि इससे बिहार की गरिमा को भी ठेस लगा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी श्रीनगर की घटना पर दुख जताया है और इस पूरे मामले पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। गुरु प्रकाश ने कांग्रेस आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने ये पूछा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जरा ये बताएं कि वो राष्ट्रीय प्रतीक के साथ हैं या फिर धर्म की राजनीति के साथ हैं। की चुप्पी है
जो तथाकथित तुष्टीकरण करने वाले सूडो सेकुलर्स, उनका यहां पे मुंह बंद हो जाता है। आपको चुनना पड़ेगा, आपको राष्ट्रीय प्रतीक, आप उसके साथ में हैं या आप धर्म के साथ में हैं या आप तुष्टीकरण के साथ में हैं। सबकी शांति है। राहुल जी चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव जी चुप क्यों हैं? ये संपूर्ण इंडिया अलायंस के लोग लगातार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को संस्थागत करने का काम किया है। और देखिए, इसी मुद्दे पर पूरे देश भर में राजनीति गर्म है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं सभी नेताओं के द्वारा दी जा रही हैं। आइए सुनवाते हैं। भारत की अस्मिता के साथ, बिहार की अस्मिता के साथ जिस तरह लगातार कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन के लोग पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहना, अपमानित करना, केरल कांग्रेस के द्वारा बिहार को बीड़ी शब्द से सम्मानित करना, और आज जो घटना कश्मीर से आई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में रोष है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत का सपना देखा, पूरा भारत बनाया, भारत स्तंभ बनाया, अशोक चक्र बनाया, उस अशोक चक्र पर, अशोक के स्तंभ पर हमला कश्मीर में किया गया। बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। ये महापुरुषों की धरती है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की भूमि है। एक से एक महापुरुषों ने यहां जन्म लिया और उनकी गाथा अमर रही है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तब लगता है जब इन महापुरुषों का अपमान होता है और हमारे विपक्षी मौन रहते हैं। हजरत बल दरगाह में जिस तरह से तोड़फोड़ की घटना हुई है, ये काबिल मुजम्मत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के संदर्भों से जोड़ करके इसको प्रस्तुतिकरण कर रही है, और जब भारत के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को बिहार के मामले से जोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें साजिश हुई है। भाजपा की सोच इतनी छोटी और घटिया हो गई है बिहार के प्रति कि हमारे अशोक चिन्ह को सिर्फ बिहार तक सीमित कर दिया है। हमारा अशोक चिन्ह न केवल बिहार में समूचे देश को गौरवान्वित करता है और देश का प्रतीक है। भारत के मुसलमान इस देश को धर्म से नीचे, अपने मजहब से नीचे क्यों समझते हैं? अशोक चक्र तोड़ना पूरे भारत की संस्कृति का अपमान है, संविधान का अपमान है और पूरे देश का अपमान है। कहाँ के थे सम्राट अशोक भाई साहब, जिनके नाम पर अशोक चक्र है? ये बिहार के थे। इंडिया अलायंस के लोग हमेशा जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, बिहारी अस्मिता का मजाक उड़ाना, बिहारियों का मजाक उड़ाना और बिहार से जुड़े सम्मान और गौरव पर चोट करने का काम रह गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि बिहार का कितना अपमान करोगे, कितना गाली दोगे? गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां तक के लिए अपशब्द कहलवाए। अशोक स्तंभ सिर्फ अशोक स्तंभ नहीं है, उसे भारत की भावना, भारत के संविधान की भावना, बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा जुड़ी हुई है। कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, बिहार को कितना अपमानित करोगे, बिहार को कितनी गालियां दोगे? अब तो गाली देते देते आपने प्रधानमंत्री की मां बहन को गाली दिलवाया, और वही नहीं, स्टालिन को बुला करके गाली दिलवाया, रेवंत रेड्डी को बुलाया, उसके गाली। जो लोग बिहार को गाली देते रहे, जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते रहे, उन लोगों को बुलवाया। अब जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ केवल अशोक स्तंभ नहीं है, भारत की भावना उसमें जुड़ी है, भारत के संविधान की आत्मा जुड़ी हुई है, बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। अशोक स्तंभ जो है वो इस देश का प्रतीक है और उसको कोई खंडित करने वाले बिल्कुल वो दंडित। क्या लगता है कि सर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है ऐसे सवाल पर जो संवेदनशील सवाल है, समाज में तनाव नहीं फैले, तो ऐसे सवाल पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि
कि सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखिए। और इसी बीच वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस पर हमले के आरोपी की मौत हो गई है। देखिए, अब पुलिस हिरासत में मोहम्मद नासिर की मौत का ये मामला है। इस हमले के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। महुआ थाना में गिरफ्तार करके रखा गया था आरोपी को। और अब बताया जा रहा है मौत के बाद सदर अस्पताल शव लाया गया। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। एसडीपीओ और एसडीएम सदर अस्पताल पहुंचे। बताते चलें आपको, इसको लेकर परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश है, गांव वालों में काफी आक्रोश है, लेकिन अब मामले को कंट्रोल में किया गया है और जो पूरा क्षेत्र है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो पुलिस हिरासत में मौत का ये मामला है, इसको लेकर के काफी ज्यादा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिरासत में मोहम्मद नासिर की मौत के बाद बवाल। 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि शव को सदर अस्पताल लाया गया है। ये मामला वैशाली का है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। पुलिस पर हमला किया गया था और पुलिस और जिस पर एक्शन लिया गया, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और हिरासत में ही नासिर की मौत हो गई। 2-3 दिन पहले कुछ इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर जिसकी गिरफ्तारी हुई थी। इलाज के क्रम में डेथ हो गई है गिरफ्तार व्यक्ति की। जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। किस तरह की प्रक्रिया सर? मजिस्ट्रेट तैनाती हुई? मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई है। वीडियोग्राफी के साथ टीम बना करके की जा रही है। परसों रात्रि को राजा पाकर थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला का एक मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें 4 पुलिस कर्मी जो है गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उस संदर्भ में जो एक कांड प्रतिवेदित किया गया था। प्रतिवेदित कांड में नामजद अभियुक्त में से 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। उन 5 को जो है विधि व्यवस्था के मद्देनज़र जो है महुआ थाना के हाजत में रखा गया था। कल रात्रि में अचानक उसमें से गिरफ्तार व्यक्ति में से एक व्यक्ति की जो है तबीयत बिगड़ गई थी, जिसका तुरंत तत्काल जो है उनको अनुमंडल अस्पताल जो है महुआ में ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है उनके सबको जो है पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल लाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।